अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हशमत जामी। सियासी मंजरनामे में आपने देखा कि आज डयाला से खबर थी, जहां मोहतरमा अलीमा खान मुखातिब थी, बता रही थी उनकी स्ट्रेटजी क्या है खान साहब के लिए। साथ उनकी डयाला के दाखिली दरवाजे पर नईम पंजोथा साहब से मुकालमा हुआ, तल्ख कलामी भी हुई और उन्होंने खासी बदतमीज़ी मुबैना तौर पर की, जिसका नईम पंजोथा ने जवाब भी दिया। कई इल्ज़ामात भी उन्होंने आयद किए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUFA की कल रात एक नशिस्त होती है। क्या एक ग्रैंड अलायंस अपोजिशन के खिलाफ खड़ा करने में कामयाब होगी PTI JUFA के ताउन से या नहीं? इस मामले में अभी TORs के ऊपर मामला अटका हुआ है। मेरी इत्तलात ये हैं कि हज़रत मौलाना फजलुर रहमान ने ना सिर्फ PTI से वाज़ेह TORs मांगे हैं, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब से लेकर के अगर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता है तो उसकी क़यादत तक का मामला उठा दिया है। अदम एतमाद पाया जाता है जमातों के बीच। वजह यह है कि 26वीं आईनी तरमीम हो, उसमें जो मौलाना की इंगेजमेंट थी हुकूमत वक्त के साथ, उस पर PTI को तहफ़्फ़ुज़ात हुई, या फिर PTI के जो बैकडोर रवाबित हुए माज़ी करीब में, उसके ऊपर मौलाना को लाहक तहफ़्फ़ुज़ात हुई। तो एतमाद का फुक़दान वो वजह है जिसकी वजह से अभी तक वाज़े तौर पर मौलाना तो वाज़े पोजीशन इख्तियार नहीं कर सके। सियासी मंजरनामे पर तो हम रोज़ाना बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज की एक और अफसोसनाक खबर है जो दहशतगर्दी हुई है बलूचिस्तान में। जाफ़र एक्सप्रेस, ये ढाडर का मुकाम है, टनल है वहाँ पे। जाफ़र एक्सप्रेस जो कोयटा से पेशावर जा रही थी, बोलान पास का ये इलाका है, दूर दराज का इलाका है, संगलाख पहाड़ हैं और कम्युनिकेशन लाइंस ना होने के बराबर हैं। यहाँ पे इन बुज़दिल दहशतगर्दों ने इस मुसाफिर ट्रेन पर हमला किया है। इस सिलसिले में जो अब तक की हमारी मालूमात हैं, वो फ़र्ज़ है एक सहाफ़ी के तौर पर कि आप तक हम पहुँचाएँ। एक तो फिलफौर जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको फुटेजेस और कुछ ऐसे मनाजिर या विजुअल्स या तस्वीर दिखाई जा रही हैं, ऐसे अकाउंट्स के जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं उनसे गुरेज कीजिए, क्योंकि तमाम तर ये फुटेजेस और वीडियोस फेक हैं, पुरानी हैं, किसी और वाक़े की हैं जिनको इस वाक़े से जोड़ा जा रहा है। और उसकी बुनियादी दलील ये है कि यहाँ कम्युनिकेशन लाइन है नहीं, तो वहाँ से कोई वीडियो फ़ौरन अपलोड होना तकरीबन नामुमकिन है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। मसला है कि मुसाफिर बच्चे और ख़वातीन जो हैं जाफर, उन्हें इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ये दहशतगर्द, और यही वजह है कि ऑपरेशन में दिक्कत आ रही। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई दहशतगर्दी के इस हमले के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा जो गुफ्तगू हो रही थी, सबसे ज़्यादा जो चर्चा थी, सबसे ज़्यादा जो हाइप थी, वो इंडियन चैनल्स पर, इंडियन लेड वेबसाइट्स के ऊपर, इंडियन लेड सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, बाहर बैठे जो पाकिस्तान मुखालिफ सोशल अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ हमें ज़्यादा शिद्दत से देखने को मिला। वहीं फेक न्यूज़ भी थी, वहीं फेक वीडियो भी थी, वहीं प्रोपेगेंडा भी था। ये फैक्ट है कि दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, लेकिन सही मालूमात का फुक़दान, उसको हाइप दी जा रही है पाकिस्तान मुखालिफ फोर्सेस की जानिब से। हमारी ख्वाहिश होगी कि आज के प्रोग्राम में वज़ीर इत्तलात अता तारड़, उनसे हमारी कमिटमेंट होती है, पिलाते और गुफ्तगू करते, जैसे दस्तयाब होते हैं उनसे बात करेंगे। इसी सूरत हाल की वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अहम और हंगामी इजलास भी जारी हैं, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई अता तारड़ साहब से रब्ता करने में। मीनवाइल इसी इशू को एड्रेस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। हमें ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और कमर चीमा साहब। आप तीनों सिक्योरिटी के डोमेन में और दहशतगर्दी जैसे मामलात पे गहरी दस्तरस भी रखते हैं। तो ये सब खुशामदीद आपको कहते हैं प्रोग्राम में। अफसोसनाक है कि रमज़ान का ये मुबारक महीना और उस सब के बीच भी टेररिज्म इज़ ऑन राइज। ये जो मैं जिक्र कर रहा था बोलान पास का इलाका, और यहाँ पे जो हमला हुआ है तो तशवीशनाक, लेकिन इन दी वेक ऑफ दिस ऑल जो कुछ इंडियन लेड मीडिया में पाकिस्तान से बाहर बैठे जो हैंडलर्स हैं उनकी जानिब से किया जा रहा है, ये मेरी इत्तला तो यही फेक है। बट बोलान से कुछ चीज़ अगर रूनमा होती है तो उसकी डिसेमिनेशन क्या आसान है? इसमें अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो जो ट्रायंगल है इस वक्त बड़ी क्लियर है। इसमें भारत है कि नसरुद्दीन और बाकी होस्टल जैसे अफगानिस्तान है, और फिर ये आई थिंक दो बड़ी दहशतगर्द तंजीमें है पाकिस्तान में, तो ये आप कह लें कि उनके फुट सोल्जर्स हैं। और सबसे आई थिंक अफसोसनाक चीज ये है कि नाम तो बलोच का लिया जाता है, विच इज डेफिनेटली नॉट द केस, क्योंकि अगर 2-2,500 बंदा रिप्रेजेंट करता है बलूचिस्तान को BLA का, तो आई थिंक ये बिल्कुल टोटल मिसनोमर है। कि रमजान का मैंने साहब ने कहा, उसके बाद खवातीन, बच्चे, और इससे पहले आई थिंक 3 सिंधी जो है लेबर्स को परसों शहीद किया गया, उससे पहले पंजाबियों को टारगेट किया। तो एक आई वुड से एथनिक क्लींजिंग वाला एक यू नो दे ट्राइंग टू सेट एन एजेंडा के शायद खुदा ना खासा इस तरह की बात। लेकिन मेरा सिर्फ ये इनसे सवाल है कि अगर इतनी बहादुर और
लेट्स से फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो ये कौन सा तरीका है कि आप सिविलियंस को रमजान में, और ये आई थिंक अगर आप देखें जो ट्रेन पे लोग सफर करते हैं आजकल स्पेशली बलूचिस्तान और केपी के दरमियान, जनरली ये मिडिल लोअर मिडिल क्लास के गरीब जी, लोग हैं, आम शहरी, आम मतलब शहरी। कि आम शहरी हैं, और आप इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ा आसान है। देखिए काफी बड़ा सूबा है, उसमें कहीं भी आप जो है छुप के इस तरीके से वार कर सकते हैं। एक और इशू जो बलूचिस्तान का आई थिंक एड्रेस होने का है, वो है कैटेगरी ए और बी एरियाज का, जिस पर आई थिंक ज्यादा बात नहीं आगाज है, क्योंकि बलूचिस्तान में फिर काफी ज्यादा लीवरेज दिया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन 90% बलूचिस्तान का एरिया अगर आप जोग्राफिकली देखें, वहां पे पुलिस ऑपरेट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये लेवीज जब आप करेंगी, कहते हैं लेवीज। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, तो देखने वालों की सहूलत के लिए जरा समझाएं ना, क्या मुराद है आपकी? ये कैटेगरी ये मीन कि जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो स्पेशली जो पुलिस है, और जो बेसिकली जैसा पंजाब और केपी में या सिंध में ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब हम्म, पुलिस कैन गो एनीवेयर। अगर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है जिले की, तो मैं मिसाल देता हूँ कि अगर लेट्स से डिस्ट्रिक्ट क्वेटा की, या अभी जिस तरह वाकया हुआ है दादर का, ये बेसिकली कच्ची डिवीजन के अंदर आता है। यहाँ पे फर्ज करें अगर सिब्बी से ऑपरेशन होना, सिब्बी की पुलिस यहाँ पे नहीं आ सकती, बिकॉज मे बी इट फॉल्स अंडर कैटेगरी बी एरिया। हम्म। तो अगर सिब्बी की पुलिस है तो वो सिब्बी की म्यूनिसिपल लिमिट तक महदूद, उसके बाद फौरन क्वेटा में भी आप जाएं, अगर आप निकलते हैं लेट्स से हिन्ना उड़क वगैरह की तरफ, आप देखें आगे फिर लेवी शुरू हो जाती है। जी। तो पुलिस की अपनी रूल्स में दस्तरस ही नहीं है, जिसका मतलब है कि लॉ एनफोर्समेंट का एक सबसे बड़ा जो मेजर आई वुड से आंसर होता है, पुलिस जो फ्रंट लाइन होती है, वही 90% इलाके में ऑपरेट ही नहीं। लेवीज के अपने इश्यूज हैं, अच्छा वो ट्रेनिंग भी है, लेकिन अल्टीमेटली दे कम अंडर द डीसी और एक पैरामिलिट्री फोर्स है। सारा लोड फिर फ्रंटियर फोर्स पे आ जाता है, या आर्मी पे आता है फॉर लॉ एनफोर्समेंट जो है, जो जिस स्पेशली टेररिज्म है। तो मेरे ख्याल में एक तो इस पे जरूरत है कि जो अरबाब इख्तियार इस पे गौर करें, स्पेशली पोलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे बलूचिस्तान की हैं चाहे फेडरल गवर्नमेंट की है, अब साहब, ये कि मेरे इस चीज साथ को। आप रहें जरा, मैं एक ताज़ा खबर भी शेयर कर लूँ अपने देखने वालों से। आपने दो फुटेजेस हैं जो शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया के कैनवस के ऊपर, इंडियन लेड अकाउंट्स हों या बाहर बैठी जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं। एक आपने देखी होगी कि ट्रेन बाहर निकल रही है और उसका इंजन जल रहा है। ये फुटेज भी सोशल मीडिया पे वायरल की गई है। ये फुटेज भी जाली है। ये फुटेज जो इंडस हाईवे की या हाईवे के आसपास की पुरानी फुटेज है, जब ट्रेन में हादसा पेश आया था, उसका दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं था। ये बोलान वाले वाक़े से इस फुटेज का कोई ताल्लुक नहीं। और जो दूसरी फुटेज आप वायरल होती हुई देख रहे हैं, वो भी इस वाक़े से उसका ताल्लुक नहीं है। यहाँ से अभी तक कोई भी विजुअल्स मंजर आम पर नहीं आ सके, और वजह इस इलाके की टेरेन है। अबर साहब, ये जो आप इलाका बता रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन आसान है क्या? ये बड़ा मुश्किल है। जो ब्लॉन पास की अगर आप ट्रेवल किया हो सिटी और क्वेटा के दरमियान, तो ये आई थिंक सबसे डिफिकल्ट एरिया। इवन ट्रेन की जो टर्न्स है अंग्रेज के जमाने का ये बना हुआ है, और इवन रोड नेटवर्क जो है वहाँ पे एम्बुश करना बड़ा आसान है। माउंटेन्स हैं और उसके अंदर फिर बड़ी बड़ी टनल्स हैं, मतलब 2-2 मिनट लग जाते हैं उसमें से गुजरते हुए। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा आई थिंक जो बीएलए फ्रस्ट्रेटेड भी है, जो उनके हैंडलर्स हैं, दे डोंट वांट कि जी बलूचिस्तान खुले। उसके बाद अभी आई थिंक कुछ अपील्स भी हैं बीएलए की तरफ से कि ऑपरेशन बंद किया जाए अगेंस्ट देम, कि वो जितनी दहशतगर्दी करे। तो मे बी ये आई थिंक लास्ट शॉट्स हैं। और हाँ, ये जरूर है कि इंसाइट करने की कोशिश की जा रही है। अभी देखें, अगर भारत का कोलिजन है तो डेफिनेटली ये कोई प्रो लेट्स से इवन बलूचिस्तान पार्टी नहीं है। भारत ने सब बांग्लादेश के साथ किया, और आज जो है शेख मुजीब के मुजस्मों को उठा कर नकली बंगाल में फेंक दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि बलूचिस्तान की डेमोग्राफी को देखें, इसके अंदर 2-3 ट्राइब्स के अंदर आप कह सकते हैं कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, लाइक मरीज हैं, बुकटीज हैं, और बेंगल्स हैं। बट जिस तरह आपके जो सरफराज बुकटी साहब वजीर आला भी हैं, तो ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि 2-2,500 बंदा जो रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ये जरूर है कि सोशल मीडिया पे एक और आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन डोमेन में बड़ा जरूरी है, वो ये है, ये जो मारंग बलोच का रोल है, स्पेशली जो बलोच जो काउंसिल नाम नहाद आई वुड से के नाम पे। और फिर एट टाइम हमारा मीडिया उसको पैडल भी करता है, बड़े बड़े एंकर्स की दफा उसका शिकार हो जाते हैं कि ये लोग कभी कंडेम नहीं करेंगे इस चीज को, और मिसिंग ये पर्सन का ड्रामा बनाया गया। इनसे बारहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई जो मुतवाज़िन राय रखने वाले लोग हैं, उन्होंने सवाल पूछा है टैग करके कि आप ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करती, लेकिन उनकी जानिब से कभी ऐसे वाक़यात की मजम्मत नहीं की गई। जी जी, जहाँ भी खवातीन हैं, बच्चे हैं, और उससे पहले हमने देखा काफी सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया गया। तो मेरे ख्याल में इट्स अ लूजिंग वॉर। एक्चुअली कुछ लोग इनका अपील भी कर रहे थे कि आप लोग जो है ना, अगर थोड़ी बहुत कुछ सपोर्ट है या हमदर्दी है जैसे किसी सेक्शन में बलूचिस्तान में, तो आप खो देंगे। बिकॉज इस तरीके से अगर आप सो कॉल्ड अपनी लिबरेशन वॉर लड़ रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है पूरी दुनिया में करने, ना ये इस्लामिक है, ना ये बलोच ट्रेडिशन के हिसाब से है। सर, मेरे या साथ ही किसी रहिएगा, दूसरी। मेरे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अफसोसनाक वाक़या है, सभी जो एनालिस्ट हैं, सियासतदान के हैं, सियासतदान, आम शहरी, सबको कंसर्न है इस वाक़े को लेकर।
पूरा मुल्क तशवीश की लहर में मुब्तला है। तो हम कोशिश करें कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मुस्नद राय इस प्रोग्राम में बराह रास्त आप तक पहुँचाई जाए। अभी जो ताज़ा इत्तला मिली है सिक्योरिटी ज़राए से, उसमें इस इलाके का घेराव मुकम्मल तौर पर कर लिया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। फायरिंग का तबादला भी जारी है सिक्योरिटी फोर्सेज और इन दहशतगर्दों के बीच जिन्होंने हॉस्टेज किया हुआ है, यरगमाल बनाया हुआ है बच्चों को और ख़वातीन को, और इंसानी ढाल के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरल साहब खुशामदीद सर, अफसोसनाक दिन है एक और, ये ट्रेन पर हमला, मुसाफिरों को यरगमाल बनाना, और फिर अब सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पहुँच गए हैं, BLA कलदम तंजीम, भारत में इसके ऊपर ट्रांसमिशंस की जा रही हैं बाकायदा, ऐसे जैसे जश्न मनाया जा रहा हो। ये कोई आम और सादा एजेंडा तो मालूम नहीं होता किसी एक दहशतगर्द तंजीम का। जी बिल्कुल जामी साहब, सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इसकी जितनी भी जोर मजम्मत की जाए वो कम है। देखिए, हमें समझने की जरूरत इसकी है कि जैसे अभी आपने कहा कि ये एक आम वाक़या नहीं है, इसके पीछे पूरी सोच है, एक पूरी एप्लीकेशन है और पूरा एक रेड सिंडिकेट है। ये अलोन किसी एक क्लाइंट का ये कारनामा नहीं हो सकता। क्लाइंट में इसलिए कहता हूं कि हमें ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान है वो एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जिसका स्पॉन्सर भारत है, जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली उसको क्लाइंट्स की सूरत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP जो फितना खवारिज है वो अवेलेबल है, बलोचिस्तान के BLA है, BLF है, मजीद ब्रिगेड्स हैं, ये क्लाइंट्स की सूरत में उसको अवेलेबल है। तो जो स्पॉन्सर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इकोनॉमिक सपोर्ट उनको करना, उनको मीडिया का ये जिस तरह के सपोर्ट आप आ रही है, तो ये पूरा एक पूरी एप्लीकेशन है जी, कंप्लीट एप्लीकेशन है माइंडसेट के साथ। और इसका मकसद ये है कि एक तो पूरी दुनिया को बता दिया जाए कि बलोचिस्तान जो है या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पाकिस्तान में, इसमें ये इतने मेगा लेवल पे ये कार्रवाइयां हो रही हैं, जिससे वो ये जाहिर कर सके कि जी इनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या जो लोगों की विल इन दी स्टेट है उसको डैमेज किया जाए, या जो सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच में जो एतमाद है उसको खत्म किया जाए। और फिर ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे चाइना के साथ CPEC का ऑब्जेक्टिव है, फिर पाकिस्तान की जो अपने डायनामिक्स हैं उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं जी। अनफॉर्चुनेटली हमारी थोड़ी सी पुअर गवर्नेंस, मैं ये कहूंगा कि देखिए हम बात तो इंडिया की कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। आपको याद होगा पहले भी कुछ अर्सा पहले 6-7 जगहों पर अटैक किए गए थे, और इंडिया शायद वो चूंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम का थोड़ा सा फर्क होता है, तो चूंकि न्यूज पहले से तैयार थी, 1-2 जगह इंसिडेंट ऐसे भी हुए कि जहां पर उन्होंने न्यूज पहले ब्रेक कर दी, हालांकि वो इंसिडेंट वहां पे हो रहा था। अभी जो फिगर्स आ रहे हैं, जैसे वो चीजें पूरी चल रही हैं, एक पूरे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नजर आती है कि जैसे उनको अपडेट वहीं से लाइव कहीं से मिल रही है जी। तो इसका मतलब ये जो अपडेट लाइव वाली आपने बात की, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसी मालूमात हैं कि इनके हैंडलर्स बैरून मुल्क हैं, उनके साथ इनकी कम्युनिकेशन भी टैप हुई है बाय द सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी फोर्सेज, और बताया जा रहा है कैसे वो उन्हें हैंडल कर रहे हैं। हमें कमर चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया है, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब भी जल्द लाइन पर हैं, ताकि हम जान सकें कि वहाँ पर अभी तक ऑपरेशन की सूरत हाल है क्या, मुसाफिरों के लिए, ज़ख्मियों के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। जैसे ही राब्ता तो उनसे बात करते हैं। चीमा साहब, ये जो बात हो रही थी, जनरल साहब कह रहे हैं कि जी हैंडलर्स अब्रॉड हैं और वो कम्युनिकेशन लाइंस भी हम डिकोड करने में कामयाब हो रहे हैं, बाहर बैठे हैंडलर्स हैं, यहाँ हमला है, ख़वातीन बच्चों को ढाल बनाया हुआ है, ये किस किस्म की फ्रीडम फाइटिंग है? देखिए जी, डेफिनेटली ये दहशतगर्दी है, फ्रीडम फाइटिंग तो कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखें जहां पे हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ऐसे लगता है जामी साहब, हम अपने मसले को प्रॉपर्ली इंटरनेशनलाइज ही नहीं कर पाए। देखिए बलोच, ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है BLA मजीद ब्रिगेड ग्रुप, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने चाइनीज पे टारगेट किया, या इन्होंने जो रियासती अदारों पे टारगेट किया, या अगर पंजाबी या सिंधी मजदूर जाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा से मजदूर जाते हैं उनको टारगेट करते हैं अपने मसले को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। देखिए पाकिस्तान बार बार एक चीज कहता है, कभी हम P5 को डॉसियर्स देते हैं जी कि ये देखें भारत की इन्वॉल्वमेंट है, हम बाद में भूल जाते हैं कि हमने डॉसियर्स UN सिक्योरिटी काउंसिल में हमने P5 के मेंबर्स को दिए हैं। हमें अपने मसले को इंटरनेशनलाइज करने की जरूरत है। ये चीमा साहब, ये बड़ी अहम बात है आपकी, माजरत, डोसियर्स हमने दिए, बार बार इस इशू को हाईलाइट किया, इंडियन कंसर्न अथॉरिटीज के सामने भी हमने ये बातें रखी हुई हैं, अफगान कंसर्न अथॉरिटीज के सामने ये बातें रखी हुई हैं। इसको परसू किसने करना है? ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्ट्री ने करना है। सर मसला यह इनकंसिस्टेंसी है।
जामी साहब, मसला यह है कि आपको पता है कि भारत, हर जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट आती है भारत के अंदर, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आए दुनिया से, उसमें वो पाकिस्तान का जिक्र करना नहीं भूलते। हमें याद ही कोई नहीं है कि हमारा मसला, हम रोजाना डेड बॉडीज भी उठाते हैं, हमारे शहीद भी हो रहे हैं, हम हर रोज इस जंग से गुजर रहे हैं, लेकिन हम खुद ही बस आपस में डिस्कस करते हैं ना। हम आज, मेरा ख्याल है, मैं देख रहा था जो मुनीर अकरम साहब है यूएन में डिस्कस कर रहे हैं, हम इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, हम इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी के मेंबर हैं। नहीं, मुनीर अकरम साहब ने, मुनीर अकरम साहब ने तो ये कहा ना कि अफगानिस्तान में ये टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं, उन्होंने एविडेंस दिए, बात की और कहा कि हम उनके पीछे जाएंगे। बहुत अच्छा है कि क्लियरली स्टेट का रिस्पॉन्स इस फोरम पर आ रहा है, बट हाउ अबाउट दोज डोसियर्स, हाउ अबाउट दोज हैंडलर्स जो बाहर बैठे हैं, जिनके डोसियर्स हम देते हैं इंडिया को भी, यूएन को भी, P5 में भी, उसके ऊपर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री वो कहाँ है? आप मुझे बस ये बता दें कि कब लास्ट टाइम आपके फॉरेन मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर बात की है? आप सिर्फ अपनी देखें, हम मीडिया से ताल्लुक है ना, आप कोई ऐसे चंक निकालें, कोई ऐसी मीडिया बाइट निकालें जिसमें आप बताएं कि आपके फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या जो कोई ऐसा कंसर्न बंदा है जो पाकिस्तान का एडवोकेट है, पाकिस्तान की एडवोकेसी कर रहा है। देखिए, आपकी सारी अप्रोच इंटरनल है, इनसाइड इनवर्ड लुकिंग अप्रोच है। इनवर्ड लुकिंग के साथ, अप्रोच के साथ मसले हल नहीं कर सकते, जबकि ये जो दहशतगर्द हैं ये इंटरनेशनली मदद ले रहे हैं, इनको बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से भी लॉजिस्टिकली सपोर्ट। देखिए, अब इससे बढ़ के मैं क्या बताऊं कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है जायसवाल साहब, वो खुलेआम कह रहे हैं कि जो टीटीपी के पाकिस्तान क्यों हमला कर रहा है। अभी रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट आई है, क्या कभी आपने कभी डिस्कस किया इसको? जायसवाल की स्टेटमेंट है, जब टीटीपी के लोगों को इनसाइड अफगानिस्तान हिट किया गया तो उन्होंने कहा जी ये तो आम सिटीजन्स को आप हिट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? मुझे सिर्फ हमारा प्रॉब्लम क्या है, फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से जब इस स्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड किया जाएगा तो ऑब्वियसली दैट विल मेक अ न्यूज, अदरवाइज तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी सर। प्लस एक न्यूज होगी, दूसरा आप एक चैलेंज को कांस्टेंट फेस कर रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर कांस्टेंट बोल रहे हैं? क्या आप दुनिया को सेंसिटाइज कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली? आप नहीं करते। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या है। हम समझते हैं कि जी इस्लामाबाद में और पंजाब में और खैबर जो सिंध में कोई मसला नहीं है, लीडरशिप को चाहिए कि देखिए पूरे की पूरी ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको एक ही प्रॉब्लम है, आपके पास कोई एडवोकेट नहीं है आपकी स्टोरी सुनाने वाला, आपकी स्टोरी कोई सुनाता ही नहीं है। क्योंकि देखें, जब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं छोटी सी एक ब्रेक भी ले रहा हूं, इस ऑपरेशन पे भी नजर है, इन्फॉर्मेशन भी हमारे तक पहुंच रही है। अरिन साहब को भी हमने लाइन पे लेना है, तर्जुमान है, मेरे साथ आप तीनों रहिएगा। और यही वजह है कि जब ये रिपोर्ट देता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के पाकिस्तान में गुज़श्ता साल की निस्बत दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है 45% मोर देन 2023, तो इसको फिर बताना पड़ेगा आलमी दुनिया को कि इसमें इजाफे की वजह क्या है। वो हैंडलर्स हैं जिनको यूरोप में भी पनाह मिली हुई है, वो हैंडलर्स हैं जो अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं, वो हैंडलर्स हैं जो इंडिया में बैठे ट्रांसमिशंस भी करते हैं और वेब पोर्टल्स पर एक सनसनी फैलाते हैं ऐसे किसी भी वाक़ियत की आड़ में। बट राइट नो हमें इस मैनेस का सामना करना है, कर रहे हैं, निबर्द आज़मा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, आम आवाम भी उनके साथ हैं और अल्लाह रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। इस ऑपरेशन पर मजीद हमारी नज़र रहेगी। छोटी सी एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आते लाइव जामी में एक बार फिर से वेलकम बैक। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ जिसके ऊपर हम सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात कर रहे थे और इंटरनेशनल जो हैंडलर्स हैं उनके किरदार को हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन साथ में ये चैलेंज भी अपनी जगह दुरुस्त है कि दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है? मोहसिन नकवी साहब ज़ेर दाखिला कहा करते थे कि SHO की मार है, तो अब सूरत हाल है क्या? वहाँ पर मुसाफिर ख़वातीन और बच्चों को ढाल बनाया गया है। इसके अलावा कुछ सियासी मामलात भी हैं अदम इस्तेहकाम से जुड़े, तो रब्ता हमने किया है वफाकी वज़ीर इत्तला जनाब अता तारड़ साहब को। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। अफसोसनाक दिन है कि रमज़ान में भी हमें दहशतगर्दी भुगतना पड़ रही है, बिलखुसूस जाफर एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। ये जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले की अभी तक ताज़ा डिटेल्स हैं क्या? कहाँ का वाक़या है, कब पेश आया है, कितने मुसाफिर इसमें थे, ऑपरेशन की सूरत हाल इस वक्त क्या है? देखिए, एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है इस वक्त और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भरपूर अपना किरदार अदा करती भी रही हैं, कर भी रही हैं और एक ऑनगोइंग सूरत हाल है। जैसे ही इसमें कोई क्लैरिटी आएगी वो तमाम तफसीलात जो हैं वो शेयर कर दी जाएंगी। मगर हैरानगी की बात यह है कि इंडियन मीडिया के अंदर एक सेलिब्रेशन जो देखने में आ रही है या जिस तरह तफसीलात वो दे रहे हैं, वो लगता है कि पहले से इस चीज़ के लिए तैयार थे। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं।
और मैं समझता हूँ कि ये कंडेमेबल है। इस पे जो क्यासराई हो रही है, इसीलिए हम इस पे बड़ा मोहतात हैं और हम ये चाहते हैं कि जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मामला आगे बढ़ रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस जब इसको मुकम्मल तौर पे क्लियर कर देती हैं और क्लैरिटी आ जाती है, उसके बाद जो है वो ऑनगोइंग एक चीज़ होती है, वो लम्हा बलम्हा बदलती एक सूरत हाल है, उसके अंदर उम्मीद की जा रही है और हमारी वैलियंट सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जो बहादुर जवान हैं, हमारे अफसरान हैं, वो सिचुएशन को काउंटर कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश की जाएगी कि अल्लाह ताला के फजल से इसको अच्छे तरीके से सैकड़ों मुसाफिर हैं जिनके बारे में इत्तला है कि वो यरगमाल हैं इन BLA के कलअदम तंजीम के दहशतगर्दों के हाथों। तो ऑपरेशन इस वक्त जारी है जब आपसे मुखातिब हूँ? जी बिल्कुल, ऑपरेशन इस वक्त जारी है और उसमें जैसे ही क्लैरिटी आएगी वो तमाम तफसीलात जो हैं, क्योंकि ऑनगोइंग ऑपरेशन की सेंसिटिविटी ये होती है कि उसके दौरान मुनासिब नहीं होता कोई डिटेल शेयर करना, और कंक्लूजन पे बेहतर होता है कि जब ऑपरेशन कंक्लूड हो जाए तो वो डिटेल शेयर कर ली जाए। अगर वो कोशिश है उनकी कि ढाल बना मामले से निकला जाए, मगर ये जब तक दहशतगर्दी का नासूर खत्म नहीं होता। नेशनल एक्शन प्लान की प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुतअद्दिद मीटिंग्स भी ली और सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फौज, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो बड़े मुतहरिक हैं इस जंग में, और ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को इंशाअल्लाह इसमें मात होगी। तार साहब, लोग सवाल उठा रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत कहाँ है इस सारी सूरत हाल में? आपसे मैं रब्ता कर रहा हूँ, उससे पहले सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मैं रब्ता कर रहा था। वेयर एग्जैक्टली इज बलूचिस्तान गवर्नमेंट? देखिए, सीएम बलूचिस्तान से हमारा रब्ता है और मैं समझता हूँ सरफराज भुट्टी साहब एक पढ़े लिखे और बड़े एनर्जेटिक, रिलेटिवली एक यंग सीएम हैं और उन्होंने अपने बड़े सूबे में बड़ी इनिशिएटिव लिए हैं और बड़े तनदेही के साथ काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये लेवीज का एरिया भी होता है बहुत सारा। अब लेवीज के एरिया के अंदर भी लेवीज की भी जिम्मेदारियां होती हैं और पॉलिटिकल जो एलीट है उसकी भी जिम्मेदारियां होती है। बिल्कुल आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है और ये किरदार उन्होंने भी अदा करना होता है अपनी सोसाइटी के अंदर। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसमें मुतहरिक है और वो बिल्कुल भरपूर तरीके से, वो रेलवे पुलिस हो, वो पाक फौज हो, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो, वो सब मिलके इस सूरत हाल से निपटेंगे इंशाअल्लाह ताला। तार साहब, आपने नेशनल एक्शन प्लान का आपने जिक्र किया। दो स्ट्रेटजीज हैं, एक तो नेशनल एक्शन प्लान पॉलिटिकल कंसेंसस उसके साथ हो, दूसरा ये कि हमने बलूचिस्तान में भी देखा कई बार सियासी डायलॉग के जरिए मामला हल करने की कोशिश की गई। बजिंजो साहब के दौर में तो वो इन्फोर्स करते थे कि हमने पॉलिटिकल डायलॉग करना है, लेकिन बाद में नेशनल एक्शन प्लान इन एक्शन आया। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? क्या नेशनल एक्शन प्लान ही वे फॉरवर्ड अगर है तो क्या उस पर ऑल अक्रॉस पॉलिटिकल कंसेंसस है फ्रॉम विद इन बलूचिस्तान? जी बिल्कुल, देखिए, जब ये नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग्स होती हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी उसमें होती है, तमाम सीएम्स, तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड्स वहां पे होते हैं। और नेशनल एक्शन प्लान में तो किसी को कोई शक नहीं है, कोई अभाम नहीं है, उस पर बिल्कुल अमल दरामद जारी है और उसमें इंटरवेंशन की जा रही हैं। तो सूबाई हुकूमतें भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, पाक फौज भी, बाकी सिक्योरिटी वाले इदारे भी तमाम इसमें हिस्सा डाल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस नासूर को जो है वो जड़ से उखाड़ा जाए और वंस एंड फॉर ऑल खत्म किया जाए, इसका सर कुचला जाए। मगर इसका बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है कि जो एक गवर्नमेंट थी 2018 के बाद जो दहशतगर्दों को वापस लाई और उनको स्पेस दी, तो अब ऑब्वियसली वो अपनी जगह मौजूद है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन दरबे अज़ब, रद्दुल फसाद मियां नवाज शरीफ के दौर में कराची से लेके खैबर तक, खैबर से लेके कोयटा तक हर जगह पे अमन बहाल हुआ था, दहशतगर्दी के वाकयात खत्म हो गए थे, बट फिर इसने सर उठाया है जैसे ही दहशतगर्दों को स्पेस मिली है। तो ये जो सिंपथाइजर थे दहशतगर्दों के, आप देख के ये के साथ आप आर्मी चीफ के खिलाफ बात करेंगे, कभी टेररिस्ट के खिलाफ बात नहीं करेंगे, कभी टीबी के खिलाफ इनकी कोई बयान नहीं है। इनका सारा टारगेट जो है वो सिक्योरिटी के इदारे और इससे नुकसान होता है। तो कि पॉलिटिकल इसको भी होश लेने चाहिए और इस सूरत हाल में जो है वो इस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। आपने बात की उनके सिंपथाइजर्स की या उनको बसाने का जो आपका नैरेटिव है, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सुन रहा था, वो तो ये कह रहे थे पॉलिटिकल एक्टर्स के अलावा जो आपके ओपोनेंट्स हैं कि सहाफ़ियों को वो कह रहे थे कि उस वक्त के जो सिपह सलार थे, बाजवा साहब की जन्म गुज़ार था, उनसे सवाल पूछें। तो वो सवाल हमने पूछने हैं या हुकूमत ने पूछने हैं उनसे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो उस वक्त के वजीर आजम थे उनकी कोई अननोन नहीं थी सिंपैथी विद दी टीटीपी। वो उनके 2500 बयान हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, लोकल मीडिया पे, जिसपे वो टीटीपी की तारीफ कर रहे हैं, उनको वापस ला के बसाने की बातें कर रहे हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तब से उनका ये ख्वाब था। तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो बिल्कुल पूछा जाना चाहिए उस गवर्नमेंट को कि जी आपने ये क्यों इम्प्लीमेंट किया।
और जब तक वो इम्प्लीमेंट हो रहा था तब तक ये इदारों पे भी तनकीद नहीं करते थे, ये उनको अच्छा समझते थे क्योंकि वो दहशतगर्दों को तब पुष्प पहनाई की जा रही थी। और अब जो है वो क्योंकि दहशतगर्दों के खिलाफ एक लड़ाई जारी है और दहशतगर्दों का कला कमा किया जा रहा है, अब वो इदारों को भी बुरा भला कहती है इनकी पार्टी। तो इनको देखिए थोड़ा सा जरा सेंसिबली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम लेना चाहिए। जब आप ये बात करते हैं तो मेरे पास राना सनाउल्लाह साहब के उस दौर के कुछ ट्वीट्स भी हैं जिसमें वो उस वक्त की जो स्ट्रेटजी थी उसकी तायीद कर रहे थे और दुरुस्त करार दे रहे थे कि ये फैसले कौमी क़यादत ने मुश्तरका कंसेंसस के साथ किए हैं। तो अब आप फिर कैसे कह सकते हैं कि उस वक्त हम ऑन बोर्ड नहीं थे, ये सिर्फ उस वक्त की गवर्नमेंट के इनिशिएटिव था? नहीं, हम तो कभी भी ऑन बोर्ड नहीं थे और तब हमारी पार्टी का ऑफिशियल स्टांस इस पे कभी ये नहीं रहा कि ये ठीक कदम है। मैं आपको अगर आप इजाज़त दें तारड़ साहब, ये 7 तारीख 7वां महीना 2022 राना सनाउल्लाह साहब का ट्वीट है। द पार्लिमानी कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली एग्रीड to continue talks with Tehreek-e-Taliban Pakistan. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the Parliament. देखिए, ये मैं तो ये समझता हूँ कि जिस पार्टी ने रद्दुल फसाद किया, ज़रबे अज़ब किया, जिस पार्टी ने दहशतगर्दी के वाक़यात का हाथ, वो पार्टी कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकती। पार्लिमानी कमेटी में कोई बात हुई होगी, मगर तालिबान को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को वापस ला के बसाने की बात में हमारी ना मुशावरत शामिल थी और ना हम उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा थे। सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर जो ब्रीफिंग दी गई, हो सकता है कि टॉक्स के वाले से बात तब की गई हो, मगर वापसी का फैसला, सेटल्ड एरियाज में लाने का फैसला, वो हुकूमत का फैसला था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नई नहरों का मामला हो और वो सदर ज़रदारी का खिताब भी हो, तो पीपल्स पार्टी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली इत्तेहादी है, उनकी वजह से आपकी हुकूमत खड़ी है। ये पीपल्स पार्टी का तनाज़ा क्या है और क्या ये बात भी दुरुस्त है कि मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब को वस्त मुद्दती प्राइम मिनिस्टरशिप की भी ऑफर थी? देखिए, कल बड़े अच्छे माहौल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से और उनके वफ़द के अरकान से बातचीत हुई, तमाम मामलात पे बातचीत हुई और हमारा उनके साथ एक फितरी इत्तेहाद भी है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के ऊपर भी उनके लोग जो हैं वो मौजूद हैं, प्रेसिडेंसी से लेके तो गवर्नरशिप तक। तो उनके साथ बड़ा कल अच्छा माहौल था, बड़े शीर और शक्कर थे आपस में, हम और वो। और हम ये समझते हैं कि उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात जिस भी हवाले से हैं, उस पर हुकूमत बातचीत उनसे कर रही है और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इशू है जो हल ना हो सके। तो इस पे बहुत ही मैं समझता हूँ बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड गुफ्तगू हुई और तमाम मामलात ऑलरेडी कमेटियां बनी हुई हैं। एक बीपीएम डार साहब की कमेटी है, एक पंजाब के हवाले से कमेटी है, तो वो तमाम मामलात पे बातचीत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये मसला जो है, जितने भी मसाइल हैं, वो मुझे लगता है कि पॉजिटिवली उनकी आउटकम निकलेगी। कल जॉइंट सेशन था पार्लिमान का, सदर खिताब कर रहे थे, कई अहम शख्सियात वहाँ गैर हाजिर थीं, बिलखुसूस आपकी जमात के कायद मियाँ साहब थे क्या? कल मियाँ साहब की साहबजादी मौजूद थी, मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब मौजूद थी और बाकी भी अच्छी अटेंडेंस थी। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा एक हमने साथ दिया पीपल्स पार्टी का उस खिताब में और हमने उनका भरपूर जो है एज ए एलाई जिस तरह बिहेव करना होता है, हमने भरपूर उनकी हिमायत वहाँ पे की और सदर की तकरीर को अपलॉड किया और अपोजिशन को टफ टाइम भी दिया। कैबिनेट पे मैं आपसे बात करना चाहता क्योंकि उसमें इजाफा हुआ। आपने कहा परवेज़ खटक साहब का नाम मोहसिन नकवी साहब की जानिब से आया है, तलाल चौधरी साहब भी वज़ीर ममलिकत होंगे, दाखिला के वज़ीर दाखिला वफाकी मोहसिन नकवी साहब हैं, परवेज़ खटक साहब भी आ गए हैं। तो क्या परवेज़ खटक साहब मुशीर बे इख्तियार होंगे? मैं ये समझता हूँ कि बड़ा काम है दाखिला में करने वाला। मोहसिन साहब ने अगर टीम एक्सपैंड करने पे वज़ीर आज़म से मशावरत की और इस काम को आगे बढ़ाया तो बड़ा सोच समझ के बढ़ाया है और उनको पता है कि बहुत सारे ऐसे महकमे हैं, जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, जो मामलात हैं, जो तफवीज़ करनी होती है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी टीम बन गई है और हर कोई अपना रोल प्ले करेगा और बड़े एक सूदमंद तरीके से और पाकिस्तान के मफाद को आगे रखते हुए, सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए ये अपना अपना किरदार अदा करेंगे। मिनिस्टर एक ही है, आगे मिनिस्टर साहब जो हैं वो ड्यूटियां जो हैं उनकी लगाएंगे और इनको डेलीगेट करेंगे अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मिनिस्टर एक ही हैं, मोहसिन नकवी साहब या तलाल चौधरी साहब? नहीं, मिनिस्टर एक ही है, फेडरल मिनिस्टर होता है। फिर आगे एमओएस की जो है जॉब डिस्क्रिप्शन या एडवाइजर की, वो ऑब्वियसली फेडरल मिनिस्टर ने तय करनी होती है बिकॉज सारी फाइलें फेडरल मिनिस्टर के थ्रू रूट होती हैं और सारे डिसीजन जो है वो फेडरल मिनिस्टर लेता है। आगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर डेलीगेट करते हैं, वो तफवीज करते हैं कोई भी ऐसा जो जिम्मेदारी हो किसी और को। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी टीम है और तलाल साहब पहले भी एमओएस इंटीरियर रहे हैं
उनको पता है कि फेडरल मिनिस्टर के साथ कैसे चला जाता है। तारिक परवेज खटक साहब, आपने आपकी कैबिनेट में इजाफा हुआ, नए ओहदेदारान, नए कलमदान भी मिले। मैं देख रहा हूँ खालिद मक्सी साहब को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी कलमदान सौंपा गया। दुनिया भर में इस मिनिस्ट्री को बड़े अहम लोग हेड करते हैं जिनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रहा होता है या कोई उनकी कामकाज होता है इस सिलसिले में। मक्सी साहब के क्या कारहाय नुमाया है कि उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी वजारत दी गई है? अब एक तो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, दूसरा बड़े पढ़े लिखे शख्स हैं, एचएसओनियन हैं। और एचएसएन में जब वो पढ़े जिस दौर में, बड़ा एक हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था और उसके साथ साथ ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड आई बिलीव कि जहां जहां वो जाते हैं उनका एक सियासत में भी तजर्बा है, तो वो बड़ा अच्छा किरदार अदा करेंगे। और इस पे अच्छा किया कि एक टेक्नोक्रेट की बजाय एक सियासतदान को लाए गए। जहां जहां टेक्नोक्रेट की जरूरत थी वो टेक्नोक्रेट भी लगाए जाते हैं। और ये जो आपकी काबीना में एक नया इजाफा हुआ है पब्लिक अफेयर यूनिट का, ये अब्दुर्रहमान कांजू साहब को दी गई है। आप काफी नहीं थे पब्लिक अफेयर्स के लिए? ये तो एक नई इख्तरा मुझे देखने को मिली है बज़ाहिर। आपको याद होगा ये हमजा शहबाज शरीफ साहब के दौर में बना था। ये पंजाब के अंदर एक पब्लिक अफेयर्स यूनिट था सीएम ऑफिस में। जब शहबाज शरीफ साहब सीएम थे तो हमजा साहब इसको हेड करते थे। और यहाँ पे पब्लिक की कंप्लेंट्स को, शिकायत को पोर्टल एक बनाया गया था, एमएनएस एमपीएस के मामलात को और सियासी लोगों के मामलात के अलावा पब्लिक को जो ग्रीवेंसेस होते थे मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से, फाइनेंशियल एड हवाले से, किसी का कोई मसला कहीं फंस गया है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, तो एक पब्लिक अफेयर्स यूनिट तब बनाया गया था और बड़े फाल तरीके से चला था। मैंने भी उसमें सर्व किया, वो तकरीबन 4-5 साल मैं पब्लिक अफेयर्स यूनिट का मेंबर रहा। तो ये उस तर्ज पे एक पब्लिक अफेयर्स यूनिट यहाँ पे रेप्लिकेट किया गया है। तो ये पुराना सिस्टम है और उसमें अब्दुर्रहमान कांजू साहब और राना मुबशर साहब, 2 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है। तारिक साहब, ये 5-6 रोज पहले रॉयटर्स की खबर थी अमेरिका की जानिब से पाबंदियों के हवाले से, कोई अमेरिकी सरकार से इस सिलसिले में राब्ता हुआ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो रियासतों के माबैन जो ताल्लुकात और मामलात होते हैं वो स्टेट टू स्टेट होते हैं, रियासती मफादात के तहत होते हैं, बराबरी की सतह पे होते हैं, फॉरेन पॉलिसी के तहत होते हैं। फॉरेन जो अफेयर्स के मिनिस्ट्रीज हैं वो आपस में थिंक टैंक्स के जरिए या डायरेक्टली वो आपस में राब्ता करती हैं। तो एक एंगेजमेंट, एक बड़ी पॉजिटिव हुई और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव एंगेजमेंट हुई कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिक्र किया कि पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स का, और यूनियन जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है सबसे अहम, उसके अंदर जिक्र करना, पाकिस्तान का शुक्रिया करना, मैं समझता हूँ हमें बहुत आगे आए हैं। और ये जो पॉलिटिकल रेटरिक एक सियासी पार्टी बना रही थी कि पता नहीं क्या जो है वो हो जाएगा और एक सियासी बयानिया बनाया जा रहा था, मैं तब भी कहता था कि इस पे मैच्योरिटी दिखाएं, ये स्टेट टू स्टेट मामलात होते हैं, इसमें पॉलिटिक्स को ना लेके आए। तो इस हवाले से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों का कोई खदशा नहीं है, ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं आई आपको हुकूमत अमेरिका की जानिब से? के मामलात होते हैं वो फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस होते हैं और जब फॉरेन ऑफिस जो है वो एक डेली बेसिस में दूसरे फॉरेन ऑफिस के राब्ते में रहता है, उनके सफीर यहाँ मौजूद है, हमारे सफीर वहां मौजूद है, कॉरेस्पॉन्डेंस इश्यूज के ऊपर होती है। इस पे मजीद तफसीलात आएंगी तो जरूर आपसे शेयर करें। ये अभी ट्रंप साहब ने जो शुक्रिया अदा किया, आपने उसकी जानिब इशारा किया, उसमें जारी बात है उनकी दीगर जो जिम्मेदारान उन्होंने भी ट्वीट्स किए, इसहाक डार साहब से भी रब्ता हुआ। लेकिन पीटीए की रहनुमा शंदाना गुलजार साहिबा वो कहती हैं जी ये तो कोई बावर्ची पकड़ के हमने अमेरिका को दे दिया है। क्या वाकई वो हाई प्रोफाइल दहशतगर्द था या कोई बावर्ची था? मैं तो इसका जवाब भी नहीं देना चाहता। एक नॉन सीरियस खातून है जिसको सेंस ही नहीं है कि पाकिस्तान के वकार और इज्जत का क्या मतलब होता है, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उस पर कॉमेंट कर रहे हैं, सेक्रेटरी डिफेंस यूनाइटेड स्टेट्स कर रहे हैं, डायरेक्टर CIA कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन व्हाइट हाउस कर रही हैं। अमेरिका के जितने मेन टॉप के ऑफिस बेरर्स हैं वो सारे पाकिस्तान का शुक्रिया कर रहे हैं और इनको काबिल कबूल नहीं, इनको हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान को इज्जत कैसे मिल गई। मैं तो समझता हूँ कि ये बड़े फजूल से लोग हैं और इनकी बड़ी फजूल सी सोच है। तो मैं तो इस सोच को सिर्फ इसकी मजम्मत कर सकता हूँ और अल्लाह इनको हिदायत दे कि ये कभी पाकिस्तान के मफाद में सोच लिया करें। ये वही खातून है ना जिसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ऐसे कहने पर भी लानत है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ये सांसें ले रहे हैं आजाद फिजाओं में, पाकिस्तान है तो ये आज टीवी चैनल भी चल रहा है, हम भी आपसे बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान को नहीं मानता मैं उसको नहीं मानता, और मैं मजम्मत करता हूँ उनके किरदार की भी और उनकी शख्सियत की भी। और पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया, इनके वालिद को इतना कुछ दिया। इनके वालिद एक ब्यूरोक्रेट थे और वो बड़ा उन्होंने। डॉक्टर साहब, वक्त की मेरे पास कमी, ख्वाहिश तो थी पूरा घंटा आपसे तफसील से बात होती, लेकिन अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया जाफर एक्सप्रेस का। मुझे जाते जाते ये बताएं, ईद के बाद मौलाना और PTA का कोई अलायंस बनता है, किस कदर खतरा होगा हुकूमत को? क्या मौलाना वाकई लीड कर सकते हैं अपोजिशन अलायंस को?
मेरा सियासी तजर्बा कहता है कि मौलाना फजल रहमान एक ज़ीरक और एक बड़े तजर्बेकार सियासतदान हैं। जो भी फैसले करते हैं पाकिस्तान के मफाद में करते हैं और बड़ी मामला फहमी से करते हैं। वो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे और एक फितरी इत्तेहाद हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है जो उनको बुरे नामों से पुकारते रहे हैं, उनकी नकलें उतारते रहे हैं और उनको जो है वो बाकायदा विक्टिमाइज करते रहे हैं। ऐसे लोगों से कभी भी वो मिल के सड़क पे नहीं आ सकते। ये मेरा मानना है, मेरी अपनी एक राय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के जो तर्जुमान है नियाज़ी, वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को किताबें तक नहीं दी जा रही, सामान नहीं मिल रहा, बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, बुशा बेगम उनकी अहलिया, उनसे मुलाकात नहीं होने दी जाती। 90 दिनों में कानून कहता है 72 घंटे अहलिया से मुलाकात लाजिम है। क्यों कर आपकी हुकूमत ऐसी कदगने आयद करती है? फिर आप कहते हैं कि आप जमहूरी हुकूमत है। वो 5 स्टार एक होटल के एक स्वीट में मौजूद है जो जेल में बनाया गया उनके लिए। अब बादशाह सलामत को बाइसिकल पसंद नहीं है, वो डंबल पसंद नहीं जिससे वो एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग गैलरी पसंद नहीं है, किचन पसंद नहीं है, देसी मुर्गी पसंद नहीं है। वो जेल गए हैं 190 मिलियन करप्शन के केस में या उसकी तरफ गए हैं? मुझे तो समझ नहीं आती इस बात की कि भाई जेल में। ये आपके इल्जामात अपनी जगह होंगे, लेकिन जो कानूनी बुनियादी हक है मेल मुलाकात का, रवाबित का, किताब का, बच्चों से बातचीत का, उसको क्यों रोका जा रहा है? वो जेल मैनुअल के तहत है। आज गई है ना बहनें मिलने, जितने रिश्तेदार आज गए, पूरा टब्बर गया हुआ था, 4 बहनें, 2 भांजे, 1 बावर्ची। पता नहीं किन किन लोगों को ये मुलाकातों की इजाजत मिल जाती है। हमारे दौर में तो नहीं मिलती थी हमें, जब इनका दौर था तब तो इजाजत नहीं मिलती थी। ये पूरा खानदान मिलाता है जाके और बाहर आके कहता है कि अंदर कोई सोच नहीं, तुम मिले कैसे हो? तारिक साहब, आपकी हुकूमत ने पीका ला का निफाज किया है। माजी में जब भी ऐसी कानून साजी होती थी, स्टेक होल्डर से बाहमी मुशावरत की जाती थी, फिर इसका निफाज होता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप ये देखिए, पाकिस्तान की आबादी ज्यादातर यूथ पर मुश्तमिल है। उस यूथ को आप इस लॉ के जरिए अपने करीब करेंगे या अपने से दूर करेंगे? क्या इस पे गौर किया आपने? मेरी पीएफ यूजे से, अमेंड से, पीपीए से, एपीएस से, सीपीएनई से, एनपीसी से, तमाम लोगों से इनफॉर्मल बातचीत मेरी हुई, सबसे हुई और मुलाकातें भी 2-4 दफा हुई। अभी भी बड़ा रूम है कंसल्टेशन का। मैं उन्हें ये कह रहा हूं कि एक शेख जो काबिल एतराज है मुझे बता दें पीका लॉ के अंदर। हर शो पे, हर जगह मैं सुनता हूं पीका लॉ आ गया, पीका लॉ आ गया। जब मैं पूछता हूं कि मुझे एक काबिल एतराज शेख बता दें, तो एक काबिल एतराज शेख उसमें नहीं बताई जाती। मुझे बता दें कि ये फलां शेख बड़ी काबिल एतराज है। अभी रूल्स बनने हैं, अथॉरिटी बननी है, अभी आगे बहुत मराहिल हैं जिसमें मजीद मशावरत करके बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। तो हमें अब आगे देखना चाहिए। ये मजीद मुशावरत पहले हो जाती तो बेहतर ना होता? मैंने सवाल में भी आपसे अर्ज की कि जो एक यूथ का बड़ा हिस्सा है, आपको पता है उसका रुझान क्या है सोशल मीडिया की जानिब, और इन पाबंदियों से, इन कवानीन से क्या ये यूथ आपके हक में जाएगी या आपके ओपोनेंट के पास जाके गिरेगी? यूथ का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये देखें, जो डीप फेक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, खवातीन को हरासा करना है, उनके इनबॉक्स में जो है वो तस्वीरें भेजना, और फिर जिस तरह उस्मा बुखारी साहिबा के साथ हुआ, हम डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना रहे हैं ताकि आपके मेरे बच्चे कल को घर से बाहर निकल सकें, कोई किसी को काफिर डिक्लेयर करके, कोई किसी को गुस्ताख डिक्लेयर करके कत्ल ना करवा दे। क्योंकि जब चीफ जस्टिस का सर काट के लाने की बात की गई काजी फायद ईसा का, तो मुझे बताएं क्या हो गया उस शख्स का? उसने तो कह दिया ना कि जी काट दो। तो इधर जो लोग फिर रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए, तो जब डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी नहीं होगी, कोई लॉ नहीं होगा, तो लोग धमकियां देंगे, दूसरों को कत्ल करवाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, खवातीन की हरासमेंट होगी और बाहर फिरेंगे और दंदनाते फिरेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ये उस चीज के लिए है, इस पे तफसीली बहस हो सकती है। मुझे अभी तक इसमें कोई काबिल एतराज शिक नजर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार जलसे की इजाजत मांगती है, कभी मीनार पाकिस्तान, कभी किसी और मुकाम पर। क्या वजह है कि उन्हें बाकी जमातों की इजाजत नहीं दी जाती? JUIF जहां चाहती है जलसा करती है, जमात इस्लामी जहां चाहती है जलसा करती है। वाई ओनली PTI? बड़ी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उनकी जलसों में मैंने कभी नहीं देखा कि खातून एंकर DSNG की छत पे चढ़ी और ज़ारों कतार रोक के पनाह मांग रही हो कि खुदा का वास्ता मुझे मत छेड़ो। मैंने नहीं देखा कि कभी मौलाना फजल रहमान के लोगों ने पार्लियामेंट का गेट तोड़ा हो या PTV पे हमला कर दिया हो। मैंने नहीं देखा कि मुस्लिम लीग नून वालों ने कभी जला दिया हो PTV को, या एक किस्मतुल्लाह जुनैजुल अमी SSP को बार मार के जो है उसको जख्मी कर दिया हो, या ग्रीन जब कुछ ना मिला हो तो ग्रीन बेल्ट को आग लगा दी हो। ये खवातीन पर तशद्दुद, लोगों को हरासा करना, क्रिमिनल्स को, दहशतगर्दों को साथ लेके आना, अफगान शहरियों को साथ लेके आना, जदीद असले को साथ लेके आना, गुलेलों को, बंटों को, ग्रेनेड्स को, स्टन गन्स को, आंसू गैस के शेल्स को साथ लेके आना, ये इनका वतीरा है। तो ये अपने सूबे में, अपने शहर सवाबी में जलसा नहीं कर सके। जो हमने नारोवाल में अच्छा किया, हमने डेरा गाजी खान में बहुत अच्छा किया, तो क्या वजह है कि ये तमाम तर अपनी हुकूमत के होते हुए इनके पास इतनी स्ट्रीट पावर नहीं है कि जलसा कर सकें।
तो फिर किस बात की इनको इजाजत दी जाए? इनका माजी है या तार साहब अगर इनकी स्ट्रीट पावर नहीं है तो हुकूमत को खदशा का है? क्या जलसे की इजाजत है मीनार पाकिस्तान की, देखी जाएगी, मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, आपके लिए तो अच्छा है। अगर आपका ये दावा है कि इनकी स्ट्रीट पावर नहीं है तो मीनार पाकिस्तान जलसे की आप इजाजत दें, साबित हो जाएगा इनके पास मकबूलियत है या नहीं है। आप अजमल जामी आज लिख के दे दें एक मुझे स्टैम्प पेपर पे कि मैं गारंटी करता हूं कि तरीके इंसाफ जो है पुरअमन रहेगी, कोई तोड़फोड़ नहीं करेगी, जलाओ गिराव नहीं करेगी, हम इजाजत दे देते हैं इनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर जनाब बता बहुत शुक्रिया। नहीं, मैंने क्या लिख के देना, मैं तो सवाल ही उठा सकता हूँ आपसे, किसी और रोज आपसे निश्चित होगी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।